स्टूडेंट, आज हम अध्यारोपण का सिद्धांत शुरू कर रहे हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत सामान्यतः किसी निकाय में अगर बहुत सारे आवेश है तो उन सभी आवेशों के कारण जो परिणामी कूलाम बल होगा वो उन अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अब इसको व्युत्पन्न करने के लिए मान लीजिए कोई निकाय है इस तरह से जिसमें n आवेश है Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn। इसका मान लीजिए एक मूल बिंदु है O जहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 पड़ा हुआ है। तो इन सभी आवेशों को इस मूल बिंदु O से मिला है तो इस तरह से ये रहेंगे। यहाँ पर इनके स्थिति सदिश Q1 का R1, Q2 के लिए R2, Q3 के लिए R3 और Qn के लिए Rn जो मूल बिंदु O के सापेक्ष है। तो इस स्थिति में परिणामी कूलाम बल निकालने के लिए अलग अलग आवेशों के लिए पहले कूलाम बल निकालें। तो Q1 और Q0 के लिए कूलाम बल क्या लगेगा? तो F1 इज इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, ये नंबर 1। दूसरा हो जाएगा F2 Q2 और Q0 के लिए K Q0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। तीसरा हो जाएगा F3 K Q0 Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप। इसी तरह से 4, 5, 6 के लिए करते हुए nवे के लिए अगर निकालेंगे तो Q0 और Qn के लिए क्या हो जाएगा? K Q0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। तब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? तो आता है अध्यारोपण के सिद्धांत से मैं वापस बता रहा हूँ, किसी निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के कारण परिणामी कूलाम बल का मान उन अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होगा। नहीं, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस डैश 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 Fn। तो इस तरह से इनका योग करेंगे, मान रखेंगे। F1 का मान K Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस K, दूसरा F2 का मान Q0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। ऐसे कैसे F3 F4 रखते जाएंगे तो Fn वाला लास्ट में रख रहा हूँ K Q0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। अब यहाँ मान रखेंगे तो देखो क्या आएगा, K Q0 सब में कॉमन आ रहा है, जो अंदर रह रहा है वो क्या रह रहा है Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस डैश 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 Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। तो इस तरह से ये रहेगा। इसको हम 1 से लेकर के n पदों का योग है तो इसको हम सिग्मा या समीशन रूप में लिख सकते हैं। K Q0 सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, 1, 2, 3 की जगह i का इस्तेमाल करेंगे अपॉन Ri स्क्वायर Ri कैप। ये परिणामी बल आ जाएगा कुल कूलाम बल। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब इसके बाद तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनता है जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह कूलाम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, तो वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। जैसे देखो एक धनावेश है प्लस Q, इसके लिए बल रेखा निकाले तो धनावेश के लिए बल रेखा बाहर की तरफ होती है और ऋणावेश के लिए अंदर की तरफ। तो किसी भी आवेश की एक निश्चित रेंज होती है जहाँ तक वो अपना प्रभाव दिखाता है और वही विद्युत क्षेत्र है ये। तो जैसे में इसकी एक रेंज है, ये आवेश के सबसे पास में होगा वो प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसकी दुर्बलता बढ़ती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वहाँ पर इसका प्रभाव न के बराबर रहेगा। तो इसकी एक रेंज है। तो किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह कूलाम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, तो वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। जैसे कोई आवेश यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इस आवेश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्लस Q का, लेकिन यही आवेश अगर यहाँ पे पड़ा होता तो ये इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करता, तो ये विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब इसकी विशेषताएं क्या है? इस विद्युत क्षेत्र की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करें तो ये एक सदिश संरक्षित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? सदिश संरक्षित क्षेत्र। क्यों सदिश संरक्षित क्षेत्र है? क्योंकि इस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो किया गया कार्य है वो उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए इसको सदिश संरक्षित क्षेत्र कहता है। दूसरा, इस विद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, जिनको विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शन। विद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? विद्युत बल रेखाओं द्वारा। तीसरा, इसके प्रकार में हम जाए तो इसको मूल रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। वैसे इसके 2 भाग मिलकर के 4 भाग बन जाएंगे। जैसे पहला है परिवर्ती और दूसरा है अपरिवर्ती।
अपरिवर्ती और परिवर्ती, देखो विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र वो है जो समय के साथ बदलता है, वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, और जो समय के सापेक्ष नियत रहता है वो अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो ये पहला तरीका तो ये बांटने का। दूसरा है समान और असमान विद्युत क्षेत्र, ये दो प्रकार ये हो जाएंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। समान विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें बल रेखाएं परस्पर समांतर और समान दूरी पर होती है, तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और अगर विद्युत यानी जो बल रेखा है वो असमान दूरी पर है और असमांतर है, तो वो असमान विद्युत क्षेत्र। तो इस प्रकार से चार भागों में बांट सकते हैं। अगर समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है तो परिवर्ती, समय के सापेक्ष नियत है तो अपरिवर्ती, और अगर बल रेखाएं परस्पर समांतर और समान दूरी पर है तो एक समान विद्युत क्षेत्र, और अगर बल रेखाएं परस्पर समांतर नहीं है और फैली हुई है अस्त व्यस्त, तो वो असमान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो इस तरह से इसको तीन चार भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं, लेकिन दो आधार करके। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले रहे हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात की जाए तो हम रूप में जाना जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई द्वारा दर्शाता है। किसके द्वारा दर्शा जाता है? कैपिटल ई द्वारा। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए एक फॉर्मूला है कि मान लीजिए कोई निकाय है जिस या विद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई परीक्षण आवेश Q0 पड़ा हुआ है। मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई परीक्षण आवेश Q0 पड़ा हुआ है और इस पर एक कूलाम बल F लग रहा है उस परीक्षण आवेश पर। तो इस स्थिति में उस विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उस आवेश के लिए या उस परीक्षण आवेश के लिए वो होगी E बराबर F/Q0। अगर किसी विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q0 पड़ा हुआ है और उस पर कूलाम बल F लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर F/Q0। अब इसकी अगर परिभाषा देनी चाहे तो हम Q0 को इकाई बना करके दे सकते हैं। यदि Q0 बराबर कितना हो? 1 कूलाम हो तो E बराबर कितना हो जाएगा? F के बराबर। तो ये हम कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब इसका मात्रक और विमा की बात करें तो मात्रक क्या होगा? मात्रक देना चाहे तो देखो बल बटे आवेश, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और आवेश के लिए हम देंगे कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। इसकी विमा की बात करें तो विमा देखिए किस तरह से होगी। विमा हम देख तो बल बटे आवेश है तो बल की विमा m1 L1 T-2 और आवेश के लिए विमा A1 T1। तो यहाँ पर इसकी विमा क्या हो जाएगी? m1 अकेला ही है, L भी अकेला ही है, T देखो नीचे भी है और ऊपर भी है तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा T-3 A-1। तो इस तरह से इसकी विमा हो जाएगी m1 L1 T-3 A-1। इसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश ये क्या होता है? नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाने पर वह कूलाम बल अनुभव करता है, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। लेकिन परीक्षण आवेश ऐसा न्यूनतम आवेश है, इतना बहुत माइनर आवेश है कि इसको किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर भी उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित नहीं करता, यानी खुद भी न तो आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है और न ही उस विद्युत क्षेत्र को घटाता या बढ़ाता है। तो हम कहेंगे क्या परिभाषा के रूप में? वह न्यूनतम आवेश जिसे किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उस क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित नहीं करता है वो परीक्षण आवेश कहलाता है। इसको Q0 द्वारा या Q0 द्वारा दर्शाते हैं। अब हम ये तो परिभाषा के रूप में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जाना। अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी देखिए। तो किसी बिंदु आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो मान लीजिए हम एक स्थिति ले रहे हैं। मान लीजिए कोई बिंदु O है जहाँ पर एक परीक्षण आवेश या एक आवेश Q पड़ा हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 ले रहे हैं। क्या है चित्र में? मान लीजिए कोई किसी बिंदु O पर कोई आवेश Q स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की जाती है। तो अब देखो आवेश Q और Q0 के बीच में लगने वाला कूलाम बल क्या होगा? F बराबर K Q0/r², ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। अब हमें तो क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो क्या होता है? E बराबर F/Q0। यहाँ से बाय 1 मान रखोगे F का मान, तो E बराबर कितना आएगा?
के क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर आर कैप बटे क्यू जीरो। अब देखो ये क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल हो गया, तो ये ई बराबर क्या रहेगा, ई बराबर रहेगा अपने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप के रूप में ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे बढ़े तो इस किसी निकाय के लिए अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, निकाय कैसा है, निकाय इस तरह से है कि उसमें बहुत सारे आवेश पड़े हुए हैं, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का क्या तरीका रहेगा, तो वो हम देखते हैं इसमें। तो जैसे हमने कूलाम बल अध्यारोपण का सिद्धांत करके किया है, वैसे ही का वैसे इसके लिए किस, अब देखो इसको हम करें तो मान लीजिए कोई निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश है, जैसे n आवेश है, Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn। इसमें मूल बिंदु वो है जहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 ले रहे हैं, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 R2 R3 और Rn है। तो इस स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले आवेश के कारण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हम जानते हैं परीक्षण आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई रोल नहीं रहता, केवल Q1 का रहेगा। तो ये क्या रहेगा, E1 बराबर के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, ये पहला होगा। दूसरे आवेश के लिए क्या होगा, E2 बराबर के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। ऐसे कैसे तीसरे के लिए, चौथे के लिए और nवे के लिए हम लिखते डायरेक्ट के Q1 अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप, ये नंबर 3 दे देते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग आवेशों के कारण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अतः बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब सभी आवेशों के लिए निकालनी है, तो E बराबर क्या लिखेंगे, सदिश योग करेंगे, E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 En, सबके मान रखेंगे 1 2 3 से, तो ये मान क्या आ जाएंगे, के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस के Q1 अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। अब इसमें देखो के कॉमन आ रहा खाली, बाकी सब वो के वो रह रहे, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस Q1 अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। अब ये देखो इसमें भी ये देखो 1 से लेकर के n पदों का योग है, तो इसको सिर्फ सिग्मा रूप में लिख सकते हैं, i को 1 से लेकर के n पदों का योग है, Qi अपॉन Ri स्क्वायर Ri कैप। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी E। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में भी देख लेते हैं। अब विद्युत बल रेखा क्या होती है, तो आवेश के लिए जो काल्पनिक रेखा होती है, किसी आवेश के लिए धनावेश है तो बाहर निकलती हुई और ऋणावेश है तो अंदर आती हुई, तो विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाएं को विद्युत क्षेत्र रेखा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा भी कहते हैं। इसकी परिभाषा और इसकी विशेषता, मूल रूप से इसकी विशेषता पूछी जाती है एग्जाम में। सबसे पहले हम परिभाषा देखें तो क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है वह पथ विद्युत बल रेखा के रूप में जाना जाता है। क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है वह पथ विद्युत बल रेखा कहलाती है। अब इसकी देखो विशेषता है, मेन विशेषता पूछते हैं परीक्षा में। विशेषता क्या होगी, पहली विशेषता है ये बल रेखा है काल्पनिक होती है। कैसी होती है, काल्पनिक, यानी कल्पना मात्र होती है, वास्तव में नहीं होती। दूसरा, ये बल रेखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, दिशा को दर्शाती है। यानी इस बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर इसकी स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो वो स्पर्श रेखा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यानी दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा है, ये बल रेखा कभी भी काटती नहीं है एक दूसरे को, आपस में एक दूसरे को काटती नहीं, क्रॉस नहीं करती है, जैसे इस तरह से। अब इसका कारण है क्योंकि एक ही बिंदु पर, इसका कारण है कि विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है। अगर ये क्रॉस करेगी तो एक बिंदु पर दो हो जाएंगे, इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये काटती नहीं है आपस में। तीसरा हम कहते हैं इन रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, कम है कि ज़्यादा है। अगर घनत्व ज़्यादा है यानी कम क्षेत्र में अधिक बल रेखा है तो हम कहेंगे प्रबल विद्युत क्षेत्र,
और अगर घनत्व कम है तो हम कहेंगे दुर्बल विद्युत क्षेत्र। यानी इनका जो घनत्व है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। जिस स्थान पर घनत्व अधिक होगा वो प्रबल विद्युत क्षेत्र को दर्शाएगी, और जिस स्थान पर घनत्व कम होगा वो दुर्बल विद्युत क्षेत्र को दर्शाएगा। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो जैसे मैंने प्रकार में बताया था कि ये बल रेखा जहाँ परस्पर समान दूरी पर और समांतर होती है वो एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा, और जहाँ पर ये परस्पर समांतर नहीं होती और असमान दूरी पर होती है वो असमान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगी। ये नंबर 5 पे। इसके अलावा और भी विशेषता है। नंबर 6 पे जैसे हम जाए तो ये बल रेखा सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। यानी धनावेश के लिए बाहर निकलेगी, धनावेश के लिए इनकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर, तीर का निशान जो मैंने दिखाया था बाहर की ओर, और ऋणावेश के लिए अंदर की ओर दर्शाना है। कैसे देखो मैं भी बताता हूँ। धनावेश के लिए बाहर की ओर, देखो प्लस चार्ज है तो इस तरह से इनको दिखाना है, ये बाहर, ये तीर को निशान को बाहर की तरफ दर्शाना है, और ऋणावेश है तो उसको तीर के निशान को कहाँ लाना है, अंदर की तरफ लाना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। धनावेश के लिए बाहर और ऋणावेश के लिए अंदर की ओर इनकी दिशा होती है, डायरेक्शन के लिए। इसके अलावा ये कभी भी चालक पृष्ठ के लिए जो इनको खींचा जाता है तो ये हमेशा आवेशित पृष्ठ के लिए लंबवत होती है। आवेशित पृष्ठ के लिए क्या होगी, लंबवत। अगर आपका ऋणावेशित पृष्ठ है तो लंबवत बाहर की ओर, लंबवत अंदर की ओर, और धनावेशित पृष्ठ है तो लंबवत अंदर की ओर। कैसे देखो, ये धनावेशित पृष्ठ है तो लंबवत बाहर की तरफ देनी है, ये इस तरह से, ये तीर के निशान दोनों तरफ दे देना ये। और अगर आपका ऋणावेशित पृष्ठ है यही तो इसके लिए क्या देंगे, ये तीर के निशान अंदर की तरफ लाने दोनों तरफ से। तो धनावेशित पृष्ठ के लिए लंबवत बाहर की तरफ होती है दिशा, और ऋणावेशित पृष्ठ के लिए अंदर की ओर होती है इनकी दिशा। इसके बाद में हम देखें तो इन बल रेखाओं को कैसे दर्शाया जाए। तो इन बल रेखाओं को दर्शाने का भी एक तरीका है। जैसे अलग अलग स्थितियों में अपन दर्शाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे बिंदु आवेश के लिए। बिंदु आवेश के लिए, अब बिंदु आवेश है तो अभी मैंने आपको बताया प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो प्लस क्यू के लिए क्या देना है, दिशा कैसे दिखानी है, बाहर की तरफ, और माइनस क्यू आवेश के लिए क्या देनी है, अंदर की ओर। ये इनकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से आवेश युग्म के लिए, आवेश युग्म के लिए यानी दो आवेश पास पास में पड़े हुए हैं। अब आवेश युग्म 3 तरह से हो सकता है। धनावेश धनावेश हो सकता है, ऋणावेश ऋणावेश हो सकता है, और धनावेश और ऋणावेश हो सकता है। जैसे मैं तीनों ये एग्जांपल आपको ये एक जगह पे दे रहा हूँ। ये सबसे पहले हम जब भी आवेश युग्म की बात करते हैं तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अक्ष रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है, अक्ष रेखा। और जो इसके लंबवत रेखा होती है वो कौन सी कहलाती है, निरक्ष रेखा। इसी तरह से आवेश युग्म के दोनों को मिलाने वाली अक्ष रेखा, और ये इसकी लंबवत रेखा निरक्ष रेखा। ये अक्ष रेखा और ये निरक्ष रेखा। अब यहाँ पर हम बात करें तो धनावेश के लिए बाहर की तरफ डायरेक्शन देनी है। अब यहाँ पर इनकी डायरेक्शन देंगे वो जैसे ये पास में आएगी तो यहाँ से मुड़ जाएगी निरक्ष रेखा के पास में, क्योंकि दोनों प्रतिकर्षित करेगी इसलिए ये एक दूसरे को मुड़ जाएगी। इसी तरह से धनावेशित पृष्ठ के लिए इसकी दिशा कैसे देनी है, बाहर की तरफ, और यहाँ पे मुड़ जाएगी, ये निरक्ष रेखा के वहाँ आते ही मुड़ जाएगी ये। इसी तरह से ऋणावेशित के लिए भी सेम इसी तरह से देनी है, केवल निरक्ष रेखा के वहाँ पे मुड़ जाएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, अंदर की तरफ। डायरेक्शन केवल कैसे आएगी, अंदर की तरफ। ये इस तरह से डायरेक्शन दिखाएंगे, ये अंदर की तरफ आनी है। ठीक है। तो ये धनावेश धनावेश का युग्म है, ऋणावेश ऋणावेश का युग्म है। अब हम आवेश का विपरीत युग्म ले रहे हैं, जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसके लिए धनावेश के लिए तो सेम तरीके से लेंगे, और ऋणावेश के लिए थोड़ा अलग लेना पड़ेगा। धनावेश के लिए बाहर निकालना और ऋणावेश के लिए अंदर देना, लेकिन निरक्ष रेखा पर मुड़ेगी जैसे पहले मुड़ी है वैसे की वैसे। तो यहाँ पे देखो धनावेश के लिए बाहर की तरफ और ऋणावेश के लिए
अंदर की तरफ। ये यहाँ मुड़ेगी नहीं क्योंकि ये एक दूसरे में चली जाएगी, ये यहाँ से ये इस तरह से मुड़ करके मुड़ेगी जरूर, लेकिन ये एक दूसरे में चली जाएगी इस तरह से। तो ये ऋणावेश के लिए अंदर देनी है। अब ये धनावेश से बाहर निकालनी है और ऋणावेश के अंदर प्रवेश करेगी, ये इस तरह से। ठीक है, तो धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पे समाप्त होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं आवेशित पृष्ठ के लिए। आवेशित पृष्ठ के लिए इनको कैसे देना है, तो आवेशित पृष्ठ के लिए अभी मैंने आपको बताया आवेशित पृष्ठ के लिए कैसे देनी है। धनावेशित पृष्ठ के लिए लंबवत बाहर की ओर निकालनी है और ऋणावेशित पृष्ठ के लिए लंबवत अंदर की ओर निकालनी है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको वैसे ही। ये अब धनावेशित पृष्ठ के लिए देनी है तो बाहर निकालनी है, तीर का निशान बाहर देना है दोनों तरफ, और ऋणावेशित पृष्ठ के लिए देनी है तो अंदर की तरफ दोनों तरफ। तो ये इस विद्युत बल रेखाओं का प्रदर्शन हो जाएगा। इस पर भी प्रश्न बनता है किसी बिंदु आवेश के लिए, आवेशों के युग्म के लिए। तो ये आवेशों के युग्म में ध्यान रखना प्लस माइनस है तो एक प्लस से बाहर निकलेगी और माइनस पे खत्म होगी, और आवेशित पृष्ठ के लिए तो इस तरह से रहेगी। थैंक यू।